नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। भारत के सबसे बड़े फंड मैनेजर प्रशांत जैन ने एचडीएफसी एएमसी से इस्तीफा दे दिया है। बतौर सीआईओ प्रशांत जैन 1 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड मैनेज कर रहे थे और प्रशांत जैन पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट प्रबंधन की जिम्मेदारी भी थी। अपने 19 साल के कार्यकाल में प्रशांत जैन ने अपने अनोखे निवेश स्टाइल से निवेशकों को मालामाल भी किया। प्रशांत जैन एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड को मैनेज कर रहे थे। अब प्रशांत जैन के जाने से इन फंड में निवेशकों को क्या करना चाहिए, जानेंगे। फंड मैनेजर के बदलने पर निवेशकों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और क्यों निवेश करने से पहले फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री। विजय जी का स्वागत करते हैं शो में और उनसे चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज क्या हम खास चर्चा करने वाले हैं शो में, उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल देते हैं। आज शो में खास तौर पर हम जानेंगे फंड मैनेजर के एएमसी छोड़ने का निवेश पर क्या होगा असर, फंड मैनेजर के बदलने पर क्या मौजूदा फंड में निवेश रोकें, क्या फंड मैनेजर की वजह से ही मिलता है आपको अच्छा रिटर्न। साथ ही जानेंगे निवेश से पहले फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना क्यों जरूरी है। स्वागत करते हैं विजय सर आपका आज के शो में। शायद एचडीएफसी एएमसी में पहली बार हुआ है कि एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले और सभी एएमसीज के लॉन्गेस्ट सर्विंग फंड मैनेजर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सबसे पहले प्रशांत जैन का अगर हम अब तक का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कार्यकाल देखें, वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा है। उनकी कुछ सुर्खियों में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का वो फंड अब तक मैनेज कर रहे थे। जो उनके पास 3 स्कीम है, उनके जरिए 1 लाख करोड़ का इक्विटी फंड है। एचडीएफसी एएमसी में कई अहम फंड को उन्होंने मैनेज किया। उनका प्रोफाइल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप, टॉप 100 फंड, उनके जो टॉप 3 फंड्स हैं जिसको मैनेज करे थे उसमें शामिल है। बैलेंस एडवांटेज फंड का जो सिर्फ सर इसी का जो एयूएम है वो करीब 43,000 करोड़ का है। हम चाहते दर्शकों को उनका प्रोफाइल भी दिखाया जाए और बताया जाए कि प्रशांत जैन की उपलब्धियां क्या रही हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि वो एक्चुअली सबसे अनोखे स्टाइल के और अब तक सबसे बड़े फंड मैनेजर माने गए हैं। फ्लेक्सी कैप फंड जो वो मैनेज करते थे उसका एम 26,000 करोड़ का है। एचडीएफसी टॉप 100 का एम करीब 20,000 करोड़ का है। और ज्यादातर फंड का शुरुआत से अब तक, मतलब जब से लॉन्च हुए तब से अब तक 18% सालाना रिटर्न रहा है। और उनके करियर का भी थोड़ा सा बखान करें तो आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग उन्होंने की, आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए और सीएफए, एसबीआई कैपिटल से करियर की शुरुआत की। 20th सेंचुरी म्यूचुअल फंड के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। एचडीएफसी एएमसी में करीब 19 साल वो रहे और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुल 31 साल का करियर है। ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है विजय सर क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल एक एएमसी के साथ, वो भी वन ऑफ द लीडिंग एएमसीज ऑफ द कंट्री, एचडीएफसी एएमसी, उसके एक बहुत ही एक पायनियर अगर फंड मैनेजर निकलते हैं तो जाहिर तौर पर ये सवाल मन में सबसे पहले उठता है कि एएमसी के लिए इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे सही बोला कि प्रशांत का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने उनके साथ काफी साल काम किया। हम कुलीग थे, उनके साथ मुझे बैठने का, ट्रेवल करने का बहुत मौका मिला और उसके बाद भी कई इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस पे हम काफी साथ रहे हैं, काफी जगह पे। तो एक बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है और अपने काम से काम रखते हैं। आज तक किसी कंट्रोवर्सी में आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत ही ईमानदार आदमी है। फाइनेंशियल मार्केट ट्रस्ट और ऑनेस्टी का है, तो बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी आदमी है। और उनका जो भी पैसा उन्होंने कमाया आज तक, वो सारा का सारा पैसा खाली अपनी स्कीम में ही डालते थे। वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट भी नहीं करते थे। ये तो हो गया प्रशांत जी के बारे में। दूसरा, एक्चुअली वो ज्वाइन एसबीआई म्यूचुअल फंड किए, उसके बाद खाली उन्होंने वही कंपनी छोड़ के 20th सेंचुरी में आए। उसके बाद तब से इनके विजिटिंग कार्ड 3 बार चेंज हो गए, लेकिन ये बदले नहीं, क्योंकि 20th सेंचुरी आईटीसी थ्रेडनीडल को बिक गया, आईटीसी थ्रेडनीडल ज्यूरिक को बिक गया और ज्यूरिक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को बिक गया। ये तीनों के साथ आए, तो इन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड चेंज हुआ, इनका जॉब चेंज नहीं हुआ। और एचडीएफसी जो बैलेंस एडवांटेज फंड है,
ये 26 साल से मैनेज कर रहे हैं। इसके इंसेप्शन से ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड मैनेज कर रहे हैं। भारत में किसी भी फंड मैनेजर का 26 साल का एक स्कीम को मैनेज करने का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। HDFC म्यूचुअल फंड जब ईयर 2000 के अंदर आया तो वो करीब 38-39 फंड हाउस था। तो ऐसा नहीं कि HDFC कोई पायनियर था, लेकिन बड़ा फंड हाउस बन गया। अभी HDFC म्यूचुअल फंड के खासकर ये प्रोग्राम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो HDFC म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है और खासकर वो जिन स्कीम को प्रशांत जैन मैनेज करता था उसके इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करें। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा HDFC म्यूचुअल फंड के लिए खास बात है कि इनके पास बैटरी ऑफ फंड मैनेजर है। इनके पास एक नहीं 4 बहुत ही आउटस्टैंडिंग फंड मैनेजर है। मिस्टर बैजल है जो सुंदरम म्यूचुअल फंड से आए, वो लार्ज कैप के एक्सपर्ट्स हैं। इनके पास गोपाल अग्रवाल है जो मेरे ही म्यूचुअल फंड की फाउंडिंग मेंबर के फंड मैनेजर थे, CIO थे इक्विटीज के। जब मेरा ही 2008 में लॉन्च हुआ, 7-8 साल उन्होंने, उससे ज्यादा शायद उन्होंने वहां पे काम किया और वहां उनका आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ HDFC के अंदर वो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड मैनेज करते हैं, HDFC डिविडेंड फंड मैनेज कर डिविडेंड यील्ड फंड मैनेज कर रहे हैं और HDFC मल्टी कैप फंड मैनेज कर रहे हैं। और इन तीनों फंड में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ब्रॉड मार्केट ने पिछले साल में 3 से 6% रिटर्न दिया है, उनकी स्कीम में 9% से 13% का रिटर्न है। दूसरा, उनके पास फंड मैनेजर रोशी जैन जो HDFC टैक्स सेवर मैनेज करती है और HDFC फोकस 30 फंड मैनेज करती है। HDFC टैक्स सेवर का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस 18% है और HDFC फोकस फंड का पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड करीब 14% के आसपास है, जबकि ब्रॉड मार्केट ने 3 से 6% रिटर्न दिया। और तीसरा, इनके पास जो CIO इक्विटी एलिवेट हुए हैं चिराग सेतलवाड, वो मिड कैप मैनेज करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट मिड कैप इन द कंट्री, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, रिटायरमेंट फंड, ऐसे फंड मैनेज करते हैं। तो अगर हम HDFC के फंड मैनेजमेंट की टीम देखें तो उनके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल, हाइब्रिड, चिल्ड्रन, फोकस, डिविडेंड यील्ड, टैक्स सेवर, इन सारे प्रोडक्ट को मैनेज करने की इनके पास टीम है। तो जो इन्वेस्टर है एज अ फंड मैनेजर, उनके पास जो कैपेबिलिटीज है HDFC म्यूचुअल फंड के पास, उससे मुझे लगता नहीं कि किसी भी इन्वेस्टर को कहीं भी जरा सा भी घबराने की जरूरत है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर HDFC म्यूचुअल फंड के फेवर में जाता है जो कि उनके CEO का है, मिस्टर नवनीत मुनोत। नवनीत HDFC म्यूचुअल फंड के CEO बनने से पहले SBI म्यूचुअल फंड के CIO थे और जब नवनीत ने SBI म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया तो SBI म्यूचुअल फंड बिग लीग में नहीं था। नवनीत जी के कार्यकाल में SBI म्यूचुअल फंड इमर्ज एट द टॉप फंड मैनेजर, टॉप 2-3 में अभी नंबर 1 फंड मैनेजर है। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि जब वो कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो पीछे से उसकी कमी महसूस नहीं हो। आज नवनीत जी को छोड़े हुए 2 साल हो गए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि SBI म्यूचुअल फंड उनको ज्यादा मिस कर रहा होगा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस वैसा ही है। सिमिलरली प्रशांत जैन ने भी एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ी है, प्रोसेसेस, पॉलिसीज उसमें बनाई है। और उसके बाद जो नवनीत जी का 30 साल का अनुभव है और जो उनके पास इन्वेस्टमेंट टीम है, मुझे नहीं लगता कि HDFC म्यूचुअल फंड के किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी स्कीम में कोई चिंता करने की जरूरत है। HDFC AMC का जो नेतृत्व है अंडर लीडरशिप ऑफ नवनीत मुनोट और बाकी जितने भी आपने मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े नाम हैं उनके नाम गिनाए विजय जी, वो अपने आप में ये कहने के लिए काफ़ी हैं कि जो फ्यूचर है डेफिनेटली AMC का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और निवेशकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत जी अपने आप में एक लेगेसी रहे हैं, उनके AMC से जाने से फंड पर कम से कम जो वो मैनेज करते थे ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो जिनके हाथों में कमान गई है वो बागडोर बहुत ही ज़्यादा सशक्त हाथों में है। ये हम डेफिनेटली जितने भी आंकड़े आपने भी गिनाए हैं और जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का रहा है वो हम उससे साफ तौर पर समझ सकते हैं। पर ये तो एक ऐसे AMC की बात हुई विजय जी जो एक पायनियर है, वन ऑफ द लीडिंग AMCs ऑफ द कंट्री है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निवेशकों का यही रहता है और वो कंफ्यूज रहते हैं कि जब उन्होंने किसी फंड में निवेश किया था शायद उस फंड मैनेजर की फिलॉसफी को पसंद करके उन्होंने वो निवेश किया हो, अपार्ट फ्रॉम अदर पैरामीटर्स जो उनको पसंद आए।
तो अगर वो फंड मैनेजर ही चले गए या फिर बदल गए, तो क्या उस निवेशक को उस फंड में बने रहना चाहिए या फिर कुछ और बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ये आपको मान के चलना चाहिए कि फंड मैनेजर बदलेंगे, फंड मैनेजर चेंज होंगे। इट इज़ अ ह्यूमन नेचर टू चेंज। और कई बार रिटायर हो जाते हैं, कई बार जैसे आज प्रशांत जैन 26-30 साल के बाद जा रहे हैं और ये पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, ट्रांजिशन काफ़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ में हुआ है। लेजेंडरी फंड मैनेजर लाइक मधु केला, सुनील सिंघानिया, संजय भट्टाचार्य, ऐसे लोग मुनिश ऐसे लोग फंड को छोड़ के दूसरे फंड, अनूप भास्कर यूटीआई छोड़ के यहाँ पे आए, शिवा जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के लेजेंडरी फंड मैनेजर थे, वो रिटायरमेंट ले लिया। ये होता रहेगा प्रोसेस। तो एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? पहले तो ये मान के चलना चाहिए कि फंड मैनेजर चेंज हो सकते हैं। तो उसको काउंटर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप अपना एक्सपोजर एक फंड हाउस में ज्यादा नहीं रखें। तो मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि आपके पास कम से कम 8 से 10-12 फंड होने चाहिए, तो आपका एक फंड हाउस में 10 से 12% के ऊपर अलोकेशन नहीं हो। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि फंड हाउस के पास कितनी एसेट है, फंड हाउस का ब्रांड क्या है, क्योंकि अगर एसेट अच्छी रहेगी तो उनकी एबिलिटी रहेगी टैलेंट हायर करने की। जैसे आज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, उनके पास 4 लाख करोड़ रुपए एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो 4 लाख करोड़ रुपए जब आपके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो आपकी एबिलिटी है अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट करने की एट वेरियस लेवल, फ्रॉम एनालिस्ट टू सीआईओ, उनके पास काबिलियत है। तो आपको ये भी देखना है कि फंड हाउस के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी है। तीसरा, आपको देखना है कि फंड हाउस का लेगेसी कितना है, कितना लंबे समय तक उसका परफॉर्मेंस है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उसने कितने अप एंड डाउन देखे हैं बाजार के अंदर। अप्स एंड डाउन देखे तो मालूम पड़ेगा कि खाली अप मार्केट में नहीं चलता, फंड डाउन मार्केट में भी ठीक रहता है और डाउन मार्केट में टीम छोड़ के नहीं जाती है। तो इन मोटी मोटी बातों का इन्वेस्टर ख्याल रखें। लेगेसी देखे फंड हाउस की, ट्रैक रिकॉर्ड देखे फंड हाउस का, ब्रांड देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, उसके बाद कॉल लें। ऐसा नहीं कि खाली आपने लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल का हाईएस्ट रिटर्न देख लिया और उसके बेसिस पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। वो मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने का। फंड मैनेजर बदला तो क्या निवेश बदले? हमारे साथ चर्चा के लिए हैं जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री। विजय जी, ये जानना जरूरी है कि एक फंड मैनेजर की भूमिका या फिर किसी फंड में उसका योगदान किस प्रकार से पता चलता है? देखिए, फंड मैनेजमेंट एक बहुत स्किल बेस्ड जॉब है, तो फंड मैनेजर का इम्पोर्टेंस तो रहता ही है। लेकिन पहले ये क्या होता था कि इंडस्ट्री काफी फंड मैनेजर डिपेंडेंट होती थी। लेकिन आजकल क्या, फंड की साइज बढ़ गई, फंड मैनेजर छोड़ के जाने का रिस्क है, तो सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने अपने यहाँ प्रोसेसेस एंड पॉलिसी इतने स्ट्रॉन्ग बनाई है कि फंड मैनेजर जावे तो भी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने देखा है। तो फंड मैनेजर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट टीम बनती है, एक व्यक्ति से नहीं बनती है। एक व्यक्ति आपको एक क्वार्टर, एक साल का परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन लंबे समय का अच्छा परफॉर्मेंस एक ग्रेट टीम ही दे सकती है। जैसे हम क्रिकेट का हम एनालॉजी लें तो एक अच्छा प्लेयर आपको एक अच्छा मैच जिता सकता है, बट अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपको पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन चाहिए, उसमें इंडिविजुअल प्लेयर का कंट्रीब्यूशन भी रहता है। तो वो बिल्कुल वही लॉजिक फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में लगता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या देखना है कि पहले आपको मालूम नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखनी होती है फंड की। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कम से कम 10-10 साल तक का आपको उनका परफॉर्मेंस देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जब मार्केट टूटा तो वो फंड कितना टूटा, और जब मार्केट बढ़ा तो वो फंड कितना बढ़ा। तो फंड मैनेजर का जॉब है आपको अल्फा जनरेट करना है। इसका मतलब मार्केट का जो इंडाइसेस है उससे ज्यादा रिटर्न देना, या जब मार्केट गिरे तो कम गिरे। तो आपको ये देखना है जब मार्केट गिरा 2000 में, 2008 में, या 2018 में, या 2016 में, तो पर्टिकुलर फंड कितना गिरा, और जब मार्केट 2020 के बाद राइज हुआ तो फंड कितना राइज हुआ। एक ग्रेट फंड मैनेजर होता है, फॉल में कम फॉल होता है, राइज में ज्यादा राइज करता है, बट ये बहुत रेयर होता है कोई ऐसा फंड मैनेजर आपको मिल जाए। तो आपको ये देखना है कि जब मार्केट बढ़े तो फंड ज्यादा बढ़े, या तो वो होना चाहिए, या मार्केट गिरे तो फंड कम गिरे।
ये आपका कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि जब मार्केट बढ़े तो फंड ज्यादा बढ़े, लेकिन वही फंड जब मार्केट गिरे तो इतना ज्यादा नहीं गिरे, बराबर रहे मार्केट के, तो फंड ने वैल्यू एड किया। और दूसरा है जब मार्केट गिरे तो कम गिरे, लेकिन जब मार्केट बढ़े तो मार्केट के बराबर बढ़े। तो दोनों तरफ आपको, दोनों में अगर आपको एक जगह ठीक मिल गया तो बाय एंड लार्ज फंड मैनेजर आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहा है। ये डेटा देखना बहुत जरूरी है, न कि खाली आपने किसी वेबसाइट पे जाके बेस्ट फंड देख लिया रिटर्न वाइज। वो सही तरीका मेरे हिसाब से नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। पूरी जानकारी है विजय जी, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ी बारीक भी है। तो जो एक आम निवेशक है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हाँ एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, एक ऐसी एएमसी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, एक ऐसा फंड मैनेजर जो बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखता हो, ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से है, कहाँ से मिलेगी एक निवेशक को? नहीं, देखिए मुश्किल है। मुझे लगता है इन्वेस्टर को DIY मतलब खुद ही सब नहीं करना चाहिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करना चाहिए। आप देखो कोई भी फील्ड में जो टॉप एथलीट होता है उसको अपने गेम में वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट होता है, लेकिन वो उसके पास कोचिंग स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, कंडीशनिंग कोच होता है, फिजिकल ट्रेनर होता है, डाइटिशियन होता है, बिकॉज यू वांट टू बी टॉप इन द फील्ड व्हाट इज डूइंग, सो ही टेक हेल्प फ्रॉम आउटसाइडर। वो DIY नहीं करता है। सिमिलरली इन्वेस्टर का सबसे बड़ा काम है एक अच्छा एडवाइजर ढूंढना, क्योंकि ये फंड सिलेक्शन की बात ही नहीं है। आपका बड़ा पैसा तब बनेगा तब आप ये डिसाइड करेंगे कितना पैसा इक्विटी में जाएगा। अगर बड़ा पैसा आपने इक्विटी में डाल दिया तो इवन इफ यू आर इन द वर्स्ट फंड आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा, कोई भी इन्वेस्टर कौन सा फंड चूज करना है कंसिस्टेंटली, उसमें उसकी मास्टरी हो ही नहीं सकती। और वो कैसा सिचुएशन हो सकता है विजय सर, जब एक फंड मैनेजर के बदलने पर एक निवेशक को भी निवेश बदलने की सोचनी चाहिए? क्या ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है किसी के इस पोर्टफोलियो में? देखिए अभी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सिचुएशन है वो तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी सारे फंड के पास बहुत अच्छा असेट अंडर मैनेजमेंट है और ज्यादा पैसा एक्चुअली, कहने को तो 40-45 असेट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन ज्यादा पैसा 15-20 असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ही जाता है और वहाँ टीम अच्छी है और वहाँ असेट अंडर मैनेजमेंट अच्छा है। तो वहाँ अगर कोई फंड मैनेजर चला गया तो उसका मतलब वो फंड खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ नए नए उनकी टीम, एग्जिस्टिंग टीम होती है, नए फंड मैनेजर होते हैं। आज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट टीम देख लीजिए, कम से कम वहां से 3 से 4 अच्छे फंड मैनेजर मिलेंगे आपको और उनके नीचे 8-10 एनालिस्ट होते हैं जो ओवर ए पीरियड टाइम फंड मैनेजर में तब्दील हो जाते हैं। तो आज जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कंडीशन है उसमें अनटिल अनलेस हम कोई बड़ा प्रॉब्लम हो, मुझे लगता नहीं कि आपने एक दफा फंड चूज किया तो इमीडिएटली आपको बिकॉज ऑफ फंड मैनेजर बदला है उसकी वजह से चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आजकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया कि काफी फंड में को फंड मैनेजर होते हैं, तो एक व्यक्ति को पूरा पैसा मैनेज करने को नहीं देते हैं। कभी कभी कॉन्ट्रास्टिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल एक फंड के अंदर देते हैं ताकि फंड ज्यादा कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करे। तो अभी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कंडीशन है, जो जिस मुकाम पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, मुझे लगता नहीं कि एक फंड मैनेजर या 2 फंड मैनेजर का इधर उधर चेंज होने से इन्वेस्टर को अपने बड़े एलोकेशन के ऊपर चेंज करना चाहिए, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर एक फंड में 25-50% एलोकेशन नहीं दे। जैसे मैंने कहा है, एक फंड में आपको 10 से 15% के आसपास एलोकेशन देना है, उसके ऊपर नहीं देना एक फंड हाउस। बिल्कुल, तो फंड मैनेजर के बदलने से आपके निवेश पर कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने निवेश को डाइवर्सिफाई जरूर करें। इससे आप किसी भी तरीके के बदलाव से काफी हद तक अपने निवेश को तो बचा ही सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे विजय जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए आज। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले बताएं कोई सवाल है जरूर पूछेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल आईडी और सोशल मीडिया पेजेस के जो आईडीज हैं वो आपके सामने है। सवाल पूछने का तरीका भी बेहद ही आसान है। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।